प्रथम विश्व युद्ध के पीछे कई मुद्दे निहित थे। यथा फ्रांस की प्रतिशोध की भावना ब्रिटेन के द्वारा शक्ति संतुलन बनाए रखने की चिंता ऑस्ट्रिया रूस समर्थित सर्बिया के बीच तनाव आदि। परंतु अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण पर दृष्टिपात करते हैं या तात्कालिक कारण पर नजर डालते हैं तो ज्ञात होता है तात्कालिक कारण पर नजर डालते हैं तो ज्ञात होता है कि अगर तात्कालिक कारण पर नजर डालते हैं तो ज्ञात होता है कि यह पारस्परिक भय और विश्वास के कारण घटित हो गए। अब बस इतना तक आपका बिल्कुल रास्ता तैयार है। अब केवल पैराग्राफ चेंज करके आप उस स्थिति को बता दीजिए। आप बता दीजिए जब सराजेवो हत्याकांड हुआ तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को दंडित करने का उचित अवसर पाया और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के भविष्य को ध्यान में रखकर उसे बिना शर्त समर्थन दे दिया। अब रूस की मजबूरी हो गई कि वह सर्बिया के समर्थन में खड़े हो जाए। फ्रांस को भी अवसर मिल गया प्रतिशोध लेने का, वह भी रूस के पीछे खड़ा हो गया। अब ब्रिटेन अपना झुकाव स्पष्ट नहीं कर पा रहा था कि युद्ध में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा और उसने दोनों पक्षों को अंत तक भ्रम में डाले रखा। एक तरफ जर्मन गुट का यह मानना था, सोचना था कि ब्रिटेन इस युद्ध में नहीं आएगा और दूसरी तरफ रूस और फ्रांस के गुट का यह सोचना था कि ब्रिटेन जरूर उसके पक्ष में खड़ा होगा। दोनों इसी पर कार्य कर रहे थे और अंत में ब्रिटेन जब युद्ध में शामिल हुआ और बेल्जियम के मुद्दे पर, तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ना तो यह संधि प्रणाली के कारण घटित हुई, ना यह संधि के क्रियान्वयन के मुद्दे पर घटित हुई, ना कोई बहुत बड़ी यूरोपीय मुद्दे पर घटित हुई, बल्कि तात्कालिक घटना और पारस्परिक अविश्वास के कारण घटित हो गई। तो बस आप इसको अगर डाल दोगे तो क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है अधिकांश क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्चुअल आते हैं थोड़ी, इसलिए मेरा मुख्य बल है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पर, आपकी समझदारी बढ़ाने पर। आप गौर करना कि हम वर्टिकल स्टडी को बहुत अधूरा स्टडी मानते हैं, क्योंकि वर्टिकल स्टडी क्वेश्चन राइटिंग के स्टैंडर्ड पर बहुत समय तक आने ही नहीं देगा। अलग अलग आप टॉपिक को देते रहोगे लेकिन वो बचकर और आपके पूरे थॉट प्रोसेस का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। जो ओरिजेंटल स्टडी वो आपको खुद तैयार करेगा और क्वेश्चन पर क्योंकि आपको धीरे धीरे सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो जब आप उस ओरिजेंटल स्टडी के माध्यम से जब सोचना शुरू करोगे तो सोचते हुए नेचुरली आप अपने धीरे धीरे राइटिंग का एक्सपर्टीज डेवलप करते चले जाओगे। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर इतना ही। अब हम लोग आगे वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं और इस टॉपिक पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। पहली शांति समय भूमि वाले पार्ट को पार्ट 1 करें, फिर उसके बाद पार्ट 2 करें तो हमने पार्ट 3 समाप्त किया। अब इसको हम पार्ट 4 करेंगे, या अगर हम पृष्ठभूमि वाले पार्ट को पृष्ठभूमि वाला पार्ट ही छोड़ दें तो फिर पार्ट फर्स्ट हमने किया, सेकंड किया, फिर थर्ड कर देंगे। इसको हम पार्ट 3 मानेंगे। अब इसमें हमें टॉपिक करना है 2 विश्व युद्धों के बीच वाला, 2 विश्व युद्धों के बीच वाला। अब इसमें हम लोग को कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करनी है? एक करनी है पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन
दूसरा 17 17 की रूस की बोल्शेविक क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति एवं बोल्शेविक क्रांति एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का गठन, अर्थव्यवस्था का गठन हमारी टॉपिक बनता है 1929-30 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी, 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी एवं उसका प्रभाव, विश्व आर्थिक मंदी एवं उसका प्रभाव। फिर आपका बनता है इटली में फासीवाद, इटली में फासीवाद, इटली में फासीवाद एवं जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फासीवाद एवं जर्मनी में नाजीवाद। इटली में फासीवाद एवं जर्मनी में नाजीवाद। इसके बाद फिर हमारा एक ही टॉपिक बनता है, वो है द्वितीय विश्व युद्ध। फासीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, और फिर उसके बाद आता है द्वितीय विश्व युद्ध। तो देखिए इतने टॉपिक्स हैं, कवर करना। इन टॉपिक्स के बीच के जो इंटर रिलेशंस हैं, रिलेशंस को भी समझने का प्रयास करें। वर्टिकल स्टडी और वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल स्टडी, क्षैतिज अध्ययन। और आप लोगों को जो मैंने अध्ययन सामग्री दी है वो बिल्कुल नई लाइन होती है। तो आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी अध्ययन सामग्री में पढ़ना शुरू कर दें। अब ये टॉपिक को मैं अलग अलग बांट के नहीं दूंगा, जबकि आपको मैं बताता हूँ। ये आपका बनता है एक डायग्राम। उस डायग्राम को मैं फिर बना देता हूँ, क्योंकि आपको जैसे अब पीरियड शांति समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के लिए एक नाम सबसे पहले है पूंजीवाद का संकट। तो जब भी पूंजीवाद का संकट आता है तो उसका, हालांकि इस डायग्राम में थोड़ा सा मैं आपको दूसरा फिर डायग्राम बनाता हूँ एक अभी। जैसे ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है, तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का नेट रिजल्ट क्या होगा? तो जापान असंतुष्ट होगा, नहीं जापान मतलब जापान को लाभ मिलेगा, इटली में असंतोष होगा, पराजित पक्ष में 4 देश होंगे, उन चारों के साथ अलग अलग संधि होगी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, 5 हो जाएंगे, हंगरी को लेकर 5 संधियाँ हो जाएंगी। ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की, और उन सब का दमन होगा। और उसी समय विल्सन आएंगे। विल्सन महोदय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, क्योंकि वॉर में मैंने आपको कल बताया था कि लास्ट फेज में संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हुआ। बल्कि अगर यूरोपीय देशों ने इतनी सुगमता से युद्ध को जीता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से जीता है। तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य प्रवक्ता के रूप में आया। हालांकि आप गौर करके देखिए, वह यूएसए मुनरो सिद्धांत, आपको याद होगा, यूएसए ने पृथकतावादी नीति अपनाई। वॉर टाइम में जो यूएसए का पार्टिसिपेशन है उसको एक्सेप्शन मानता है कि भाई हमने वॉर इसलिए किया क्योंकि जर्मनी ने डायरेक्ट हम पर अटैक किया, और जर्मनी ने डायरेक्ट हमारे साथ शत्रुता की। तो उसको मानता नहीं कि मुनरो सिद्धांत का उल्लंघन। वुडरो विल्सन आएंगे और तब वह यूरोप में शांति की योजना रखेंगे। और जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति में हुआ है, कि मैंने आपको अमेरिकी युद्ध में बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबिंग एंडिवर है जब वो पश्चिम की तरफ विस्तार कर रहे हैं। वहाँ भी उन्होंने कितना बढ़िया स्लोगन दिया, मैनिफेस्ट डेस्टिनी, अपने जीवन के साथ साक्षात्कार करें। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर क्राइस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं 14 अगस्त की रात में, तो भारत एक कॉलोनी से स्वतंत्र राष्ट्र बना। और जब संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम के क्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा कर रहा है, तब नारा दे रहा है मैनिफेस्ट डेस्टिनी, अपने भाग्य से हम साक्षात्कार करें। अब वुडरो विल्सन 1430 कार्यक्रम की घोषणा वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने से पहले ही उन्होंने 1430 कार्यक्रम की घोषणा की। बस पार्टिसिपेट किया और पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर किया, और फिर उसके बाद यूरोप में आए और यूरोप में आकर उपदेश देने लगे कि भाई अगर हम ये 1430 कार्यक्रम हमारा अगर लागू होता है तो हमारा विश्वास है कि प्रथम विश्व युद्ध अंतिम विकसित है। इसके बाद यूरोप में फिर युद्ध नहीं। तो अब उसमें बहुत सारा गुण खिलता है। वो राष्ट्रसंघ की भी स्थापना करते हैं एक शांति संस्था के रूप में। लेकिन उनकी जो 14 सूत्री कार्यक्रम है, सामूहिक शांति में राष्ट्रसंघ की स्थापना करते हैं, तो सफल नहीं हो पाता है। इधर पराजित पक्ष में जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा कठोर व्यवहार हो गया है। ये सबका परिणाम उधर जापान के साथ भी, जापान को बाद में संयुक्त अमेरिका ने दबाया है, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो फासीवाद, नाजीवाद इधर आया है। इधर पूंजीवाद का प्रथम संकट है वो 1917 की रूसी क्रांति में। मतलब मुख्य रूप से आप समझे कि पूंजीवाद में जब संकट आता है, तो पूंजीवाद में संकट की स्थिति में आप मान कर चले समाजवाद की प्रगति।
पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया तो पूंजीवाद का पहला संकट था, तो 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति। अब 1929-30 में जो विश्व आर्थिक मंदी आई वो पूंजीवाद का दूसरा संकट था। तो आप देखोगे कि फिर उसके बाद पूरे यूरोप में समाजवाद की प्रगति हुई। तो रूसी क्रांति 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी से दुनिया भर में जो समाजवाद की प्रगति हो रही है और विशेषकर यूरोप के पूंजीवाद को खतरा उत्पन्न हो रहा है, और विशेषकर 1929 की जो विश्व आर्थिक मंदी है वो पूंजीवाद के लिए चैलेंज है। क्यों चैलेंज है, मैं आपको अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दो वर्ल्ड वॉर के बीच कई सारी बातें हुई है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से देखोगे तो सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार, महिलाओं को मताधिकार मिलना, मजदूरों को मताधिकार मिलना, तो प्रजातंत्र मैच्योर हुआ। और आर्थिक रूप से देखोगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ है, विश्व आर्थिक मंदी हुई है और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था आई है। तो पूंजीवाद को अपना चरित्र, पूंजीवाद कभी बदल नहीं पाता, परंतु पूंजीवाद को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा और क्लासिकल अर्थशास्त्र का वहाँ पतन हो जाएगा और फिर एक नए अर्थशास्त्र का उद्भव होगा जिसे आप केनेसियन अर्थशास्त्र के रूप में जानेंगे। तो हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे कि पूंजीवाद का संकट के रूप में विश्व आर्थिक मंदी आई है। वह विश्व आर्थिक मंदी के विरुद्ध पूंजीवाद के दूसरे संकट के विरुद्ध हमें पूंजीवाद ने दो प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाई। एक प्रतिक्रिया को हम कहते हैं रचनात्मक प्रतिक्रिया। रचनात्मक प्रतिक्रिया का मतलब है कि पूंजीवाद ने थोड़ा सा अपना व्यवहार बदलकर अपने आप को बचाने का प्रयास किया। उसी में मैं आपको बताऊंगा केनेसियन अर्थशास्त्र रचनात्मक प्रतिक्रिया। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, उसने एक न्यू डील नीति अपनाई है, न्यू डील कार्यक्रम अपनाया है, लेकिन जो केनेसियन अर्थशास्त्र थियरी के तौर पर, सिद्धांत के तौर पर करता है, वही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अपने व्यवहार में न्यू डील पॉलिसी के रूप में करता है। तो दोनों में एक तरह से, एक प्रकार से तुम देखोगे तो दोनों में सिंक्रोनिज्म। अब उसका एक विध्वंसात्मक रूप आपको फिर प्रकट होता हुआ दिखेगा, और वह विध्वंसात्मक रूप किस रूप में प्रकट होगा, वो फांसीवाद और नाजीवाद के रूप में वह विध्वंसात्मक रूप प्रकट होगा। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपको एक तथ्य बताते हैं। यहाँ पर देखते विश्व आर्थिक मंदी, द्वितीय संकट, साम्यवादी क्रांति, रूसी क्रांति। इसमें सबसे पहले पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पर हम आएंगे। तो ऐसे ही समझो कि इस युद्ध के पश्चात अब यहाँ पर पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन। अब इसमें दो तीन पक्ष आएगा। पराजित राष्ट्रों के साथ दमनात्मक व्यवहार, उनका दमनात्मक व्यवहार, 14 सूत्रीय कार्यक्रम, 14 सूत्रीय कार्यक्रम। इसमें उसने कहा कि हम इसको ईमानदारी से लागू करेंगे। सामूहिक शांति, सामूहिक शांति का प्रयास विफल। अब यहाँ पर सामूहिक शांति के प्रयास विफल होने का मतलब है राष्ट्र संघ। सामूहिक शांति के लिए प्रयास होगा राष्ट्र संघ। और यहाँ पर अल्पसंख्यक समूहों के साथ विश्वासघात। इनके साथ ही विश्वासघात होगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। विश्वासघात तो आगे आपको पता चलेगा। और इधर फिर पूंजीवाद का प्रथम संकट, और इसमें आपको दे दोगे रूस की बोल्शेविक क्रांति, दूसरा पूंजीवाद का दूसरा संकट। अब 1919 से 1929-30 की आर्थिक मंदी। अब इसमें से सभी से हम लोग जैसे 1 हुआ, 2 और 3, तीनों से एक एक लकीर हम खींचेंगे। जैसे एक इधर से लाया, एक दूसरे वाले से लाया और एक तीसरे वाले से लाया। इन तीनों का परिणाम होगा फांसीवाद, एक विचारधारा के रूप में फांसीवाद का विकास। और फिर ये फैक्टर चला जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। ये फैक्टर आपको द्वितीय विश्व युद्ध तक चला जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें बस इसमें एक पहलू को फिलहाल देखना है, क्योंकि कई क्लासेस में पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पार्ट होगा इसमें कई सारे इश्यूज है। आज हमारा इशू है पेरिस शांति सम्मेलन। हम
हम लोग अपनी इश्यू पर देखो अपने कंसंट्रेट बारिश करें। देख कितनी तेज आ रही है। आप यहाँ सूचना मिलती है कि प्रथम करने विद्युत बन 11 जाके। नवंबर को समाप्त हुआ। अब इतना बड़ा युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद फिर प्रबंधन तो यूरोपीय व्यवस्था में होनी ही चाहिए। तो फिर 11 और 11 जनवरी से अब एक पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो अब फिर 18 जनवरी से 11 नवंबर को तो वही समाप्त हुआ और 18 जनवरी से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसे हम पेरिस शांति सम्मेलन। अब इस सम्मेलन में 4 थे जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की सबसे बड़ी बात यह थी कि पहली बार यह एक विश्व सम्मेलन, इससे पहले जो भी हो रहा था यह यूरोपीय कांग्रेस, पहले यूरोपीय कांग्रेस को मैंने आपको वेस्टफेलिया के बारे में बता चुका हूँ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, वो पहला यूरोपीय कांग्रेस। फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद मैं दूसरा आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको बता चुका हूँ, और वह है वियना कांग्रेस 1850। उसके बाद बर्लिन कांग्रेस की भी चर्चा कर चुका हूँ। वैसे समय समय पर कांग्रेस होता रहा, बड़ा कांग्रेस में बर्लिन कांग्रेस है, और फिर बर्लिन कांग्रेस के बाद फिर 1913 में लंदन में कॉन्फ्रेंस हुआ है, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यह कॉन्फ्रेंस हुआ है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, यह तो यूरोप अखिल यूरोपीय कॉन्फ्रेंस नहीं था, क्योंकि बताया जाता है कि पेरिस शांति सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने वाले 27 राष्ट्राध्यक्षों में या 27 सरकारों में 17 सरकारें यूरोप से बाहर थी। टेक्निकली आप कहें तो आगे जो लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था, तो टेक्निकली लीग ऑफ नेशंस का मेंबर भारत भी बना। तो इसलिए यह एक विश्व सम्मेलन था, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब इसमें 4 व्यक्ति थे, और एक और भी बात है कि अब तक जितने सम्मेलन हुए, उस सम्मेलन की जो पुरोधा थी, No battery. जो प्रभावी व्यक्ति थे, या अब तक जो यूरोपीय व्यवस्था तय होती थी, तो उसको कोई ये तय नहीं किया, कोई स्मार्ट क्या करता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूरोपीय महाद्वीप से वहाँ पे बाहर आया जाएगा, 2 बूंद पड़ी नहीं। जो देश है, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वह बताया देते हैं। इसमें तो देखिए 4 चीज आती है। एक था अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो लॉयड जॉर्ज, और तीसरा है फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लीमेंसो, इसका नाम है, और चौथा है इटली का प्रधानमंत्री ओरलैंडो। इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो के साथ यह आप याद होगा, इटली पहले सेंट्रल पावर के साथ था, पहले जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ संधि बना हुआ था। कल मैंने आपको बताया था कि चूंकि वह एड्रियाटिक क्षेत्र में विस्तार करना चाहता था, और वैसे भी बहुत कंफर्टेबल जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ फिर नहीं कर रहा था, तो वह उसे ऑप्ट आउट कर गया उस अलायंस से, और फिर ब्रिटेन के साथ उसने एक गुट संधि की, जिसे रोम की संधि 1915, और फिर वह मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया। उसे उम्मीद थी युद्ध के बाद हमें एड्रियाटिक सागर है, आप मानचित्र पर देखोगे तो एड्रियाटिक क्षेत्र में हमें बहुत बड़ा भूभाग मिले, लेकिन जो उसे ऑफर किया गया वो नाकाफी था, इसलिए वह गुस्सा खा गया और ओरलैंडो इससे निकल गया। मतलब ओरलैंडो इस पीस कॉन्फ्रेंस में कभी भी इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं निभाया, उसने उसको बाइकआउट कर दिया इटली में, और ये इटली को असंतोष का भी एक कारण बना है। आगे तुम देखोगे इटली में तो फांसीवाद सरकार गठित होगी, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर अब 3 व्यक्ति थे उसके आर्किटेक्ट के रूप में काम करते। अब ये अभी तत्काल आपको मैं आगे बताऊंगा, ये ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का जब विघटन होगा तो ये राज्य निकलेंगे, मानचित्र आपके साथ पीडीएफ के फॉर्म में जाएगा, और वहाँ पर आपको देखने में बनेगा। यूरोप का साइज भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो अगर आप एक पेपर पेन पर खींचेंगे धीरे आपको एक तस्वीर दिमाग में ऐसी बनेगी। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है युद्ध क्षतिपूर्ति करने से, जैसे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है, उसके कई एजेंडा हैं, और उसमें उस एजेंडा में एक है युद्ध क्षतिपूर्ति का निर्धारण। ये तो आपको वर्साई की संधि को आरोपी संधि क्यों कहा गया, फिर पेरिस शांति सम्मेलन प्रमुख एजेंडे के पीछे हटने के कारण, जैसे देखो इसको मैं थोड़ा और क्लियर करूँ। पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम, पेरिस शांति सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम पर नजर डालिए तो एक है पराजित राष्ट्रों के साथ युद्ध मुआवजा का निर्धारण, युद्ध मुआवजा का निर्धारण। देखिए पहली है। दूसरा है यूरोप के अल्पसंख्यक समूह, यूरोप के अल्पसंख्यक समूहों को आप निर्णय का अधिकार देना, अल्पसंख्यक समूहों को आप निर्णय का अधिकार देना, समूहों को आप निर्णय का अधिकार देना, अल्पसंख्यक समूहों को आप निर्णय का अधिकार देना। इट इज फाइन। तो
ये हुआ आपका दूसरा। राष्ट्रों के पराजित राष्ट्रों के उपनिवेशों पराजित राष्ट्रों के उपनिवेशों के भविष्य का निर्णय। पराजित राष्ट्रों के उपनिवेशों के भविष्य का निर्णय, यह भी एक फैक्टर है। और चौथा है सामूहिक शांति। सामूहिक शांति को स्थापित करने के लिए सामूहिक शांति को स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण। अब इसमें आप देखेंगे जो एक लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ का नाम आपने सुना होगा, तो राष्ट्र संघ का गठन होगा। राष्ट्र संघ के गठन के पीछे ये चौथा वाला काम करता है। हमें बहुत ज़्यादा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को भी पढ़ नहीं होना, जितने भी मुख्य मुद्दे हैं मैं आपको क्लास में याद करवा देता हूँ, आप उतना ध्यान रखना और आप मेरी अध्ययन सामग्री में पढ़ लेंगे। उसमें भी मैंने तथ्य को कम रखा है, तथ्य अगर आपको ज़्यादा होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो पहले अब युद्ध क्षतिपूर्ति और मुआवजा, एक क्षतिपूर्ति का मतलब कोई दूसरा नहीं करता। इसमें आप ध्यान कर लीजिए जो पराजित पक्ष है उस पराजित पक्ष के साथ अलग अलग संधि की गई। संधि का नाम केवल इसमें ये संधि को आप याद रखेंगे, बाकी को भूल जाएंगे तो भी चले। केवल इस वर्साई की संधि को याद रखिए जो जर्मनी के साथ किया गया, और जर्मनी के साथ की गई जो वर्साई की संधि है वो सबसे बड़ा और बुरा प्रभाव पैदा करेगी। फिर ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि की गई। अब हंगरी के साथ त्रियानो की संधि की गई। आप कहेंगे हंगरी कहाँ से निकल के चला? जो हैसबर्ग साम्राज्य था वो हैसबर्ग साम्राज्य का ही हिस्सा था हंगरी। इसमें आप यही समझे कि क्योंकि बहुभाषा भाषी और बहुनस्लीय राष्ट्र था, तो इसमें कम से कम भाषाई समूह थे और 3 नस्लीय समूह, उसकी बहुत ज़्यादा संख्या थी इसमें। तो एक जो नस्लीय समूह था वह था जर्मन, जो ऑस्ट्रिया में जो हैसबर्ग साम्राज्य में सबसे ज़्यादा था, जो बाद में ऑस्ट्रिया के रूप में निकल गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा भाषाई समूह था वो था मगियार, जो हंगरी है, जो सेपरेट हो गया। और फिर तीसरा सबसे बड़ा भाषाई समूह था स्लाव। तो हंगरी वही है, तो हंगरी के साथ भी एक संधि की गई, वो त्रियानो की संधि कहलाई। और बुल्गारिया भी पराजित हुआ तो उसके साथ न्यूली की संधि की गई। और तुर्की के साथ पहले सेवरी की संधि की गई। तुर्की के साथ जो की गई संधि है वो आपके लिए इसलिए दिलचस्पी का विषय है क्योंकि भारत में जो खिलाफत मूवमेंट चला था वो खिलाफत मूवमेंट कहीं ना कहीं इस घटना से प्रभावित है। क्योंकि पहले मित्र राष्ट्रों ने आपस में, मित्र राष्ट्रों में अमेरिका को छोड़कर जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन और फ्रांस है, विशेष रूप से तो बाद में तो रूस अलग हो गया था, तो ब्रिटेन और फ्रांस ही मिलकर पूरा मैनेज कर रहे थे। तो ये दोनों ने मिलकर आपस में गुप्त संधि की हुई थी। तो उस संधि के तहत उन्होंने क्या किया हुआ था कि तुर्की को समाप्ति कर देते हैं, खलीफा के पद को समाप्त कर देंगे और तुर्की से उसका जो कैपिटल आज इस्तांबुल है और तब था कुस्तुनतुनिया, उससे उसका कैपिटल कुस्तुनतुनिया छीन लेंगे और केवल अनातोलिया का क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा सा भूभाग रह जाएगा और बाकी क्षेत्र हम लोग आपस में ले लेंगे या फिर उसको हटा देंगे। तो ये जो उसकी उनकी साजिश थी, तो उस साजिश के अगेंस्ट में दुनिया भर की जो मुस्लिम जनसंख्या थी वो डिस्टर्ब होने लगी, क्योंकि वे तुर्की के खलीफा को खलीफा मानते थे। उसी में मुस्लिम लीग के युवा नेता थे, जैसे मोहम्मद अंसारी थे, मोहम्मद अली शौकत अली थे, फिर गांधी ने भी उनको समर्थन दिया और फिर भारत में मुस्लिम मुद्दे पर खिलाफत मूवमेंट चला। फिर आगे वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा का उद्भव हुआ और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा के पद का ही अंत कर दिया। तो जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा वाली जब वो घटना हुई तो उसके बाद तो फिर वो मुद्दा ही बदल गया और इधर मित्र राष्ट्रों पर जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा खड़ा हुआ और जब उसने मित्र राष्ट्रों को चुनौती दी तो फिर मित्र राष्ट्रों को अपना संधि का टर्म्स बदलना पड़ा। तो आगे तुर्की के साथ अभी तो सेवरी की संधि उन्होंने की, लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा तैयार हो गया फिर युद्ध के लिए, तो अब मित्र राष्ट्र भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ते हुए थक चुके हैं, तो उन्होंने अपने टर्म्स को चेंज कर दिया। तो सेवरी की संधि के बाद आगे उन्होंने एक दूसरी संधि की, जिसको कहते हैं लोजान की संधि, और लोजान की संधि के द्वारा उन्होंने सेवरी की संधि की जो शर्तें थी वो सेवरी की संधि की शर्तें बदल दी, जिसको हम लोजान की संधि को लिखेगा। तो इसे आप देखो। अब यहाँ पर ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का उतना बड़ा आपको टेरिटोरियल अरेंजमेंट याद नहीं रखना है। अब केवल देखो, अब इसलिए भूभागी आपको याद ही नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि उतना ही ज्ञान है जितना आपको याद रखना है। आप टेरिटोरियल अरेंजमेंट को मत देखो, आपको याद नहीं है। आपको यहाँ पर यह देखो कि वर्साई की संधि को आरोपी संधि क्यों कहा? मतलब जब जर्मनी पर यह संधि थोपी गई तो प्यार से नहीं, एक्चुअली होता क्या है, कॉन्ग्रेस ऑफ वियना में क्या हुआ था कि फ्रांस भी पराजित था। पहले तो नेपोलियन के साथ भी उन्होंने अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की, लिप्टिक के युद्ध के बाद उसको एल्बा भेजा था, लेकिन अंत में नेपोलियन जब फिर दोबारा आकर फ्रांस पर काबिज हो गया तो उसको सेंट हेलेना भेजा तो कैदी कर दिया। लेकिन जब लुई 18वां को फ्रांस की गद्दी पर स्थापित किया था तो फ्रांस की गद्दी पर लुई 18वां के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वही वियना कांग्रेस जिसने कंसल्ट ऑफ यूरोप का गठन किया था, वह आगे चलकर फ्रांस को भी एक मेंबर बना लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब तक हम फ्रांस की जो स्थापित राजतंत्र है उसे जब तक मित्र राष्ट्र इज्जत नहीं देंगे तब तक उसी फ्रांस की जनता कैसे इज्जत देगी, क्योंकि फ्रांस की जनता की इज्जत तो तब मिलेगी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे इज्जत मिलेगी। अब यही बात मैं जर्मनी में सोचना चाहता, मैं जर्मनी के बारे में बताता हूँ। एक बड़ी सुखद स्थिति आई, क्योंकि जर्मनी एक ऐसा राष्ट्र था जो शुरू से वहाँ पर सैन्यवादी तत्व हावी है, शुरू से। जैसे आप देखेंगे
तो पहले वहाँ पर वही बर्बर जर्मन आक्रमणकारी के कारण रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ था। बाद में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद फिर जो जर्मन लोग हैं वो तो पूरे जर्मन मध्य यूरोप में छा गए थे। फिर वो पवित्र रोमन साम्राज्य का भी हिस्सा रहा था। आगे चलकर जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो आपको याद होगा इटली के एकीकरण में कहीं न कहीं जनमत संग्रह पर को भी लिया गया था या संसदीय राजनीति में विश्वास पर किया गया था। फिर बिस्मार्क ने सैनिक शक्ति के बल पर जर्मनी का एकीकरण किया था और फिर उसने मोनार्की के पावर के साथ कोई समझौता नहीं किया था, एकदम निरंकुश राजतंत्र था। और यही वजह है, यह भी एक कारण है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मन राजतंत्र है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी विलियम कैसर की। पहली बार जर्मन इतिहास में ऐसा हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद, दोस्तों मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड पॉइंट बताता हूँ। वहाँ का शासक था विलियम कैसर। तो अब जर्मनी युद्ध हारने लगा तो विलियम कैसर को लगा कि अब तो पकड़ा जाऊंगा, अब तो मैं युद्ध हार रहा हूँ। तो उसने बड़ी चालाकी से उस युद्ध का कमान सेना जर्मन सेना को सुपुर्द कर दिया और फिर यहाँ से वह खुद हॉलैंड की तरफ पलायन कर गया। हॉलैंड में जाकर उसने शरण ली। उसे पेनलाइज भी नहीं किया जा सका क्योंकि हॉलैंड ने उसको मित्र राष्ट्र को सुपुर्द भी नहीं किया। इधर क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में प्रवेश कर चुका था, प्रवेश ही नहीं किया था बल्कि पेरिस की रक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण ही हुई कि 5 लाख अमेरिकी सैनिक पेरिस में मौजूद थे और उसी ने बचाया था जब जर्मनी जब अंतिम स्टेज में पेरिस पर अटैक किया था। बहुत समय तक ट्रेंच वॉर हुआ। ट्रेंच में कि सैनिक ट्रेंच में बैठे हुए थे और वो ट्रेंच 2500 किलोमीटर की लंबी ट्रेंच है, उसमें सोल्जर्स बैठकर दोनों पक्षों से युद्ध कर रहे हैं। तो ट्रेंच वॉर देखना है तो 1970 में एक मूवी आई थी, तो उसमें भी क्या बहुत सारी यूरोपियन मूवी आपको ट्रेंच वॉर देखने को मौका मिलेगा। उस वॉर में फिर क्या हुआ कि जब उधर जब आर्मी को जर्मन आर्मी थी वो बड़ी अपने आप को स्वाभिमानी मानती थी, हम सरेंडर नहीं करेंगे टाइप का। और उधर क्या हुआ कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस उधर जब संयुक्त राज्य अमेरिका जब युद्ध में हिस्सा लिया तो अमेरिकी प्रेसिडेंट की एक खासियत होती है कि कोई ना कोई वह डॉक्ट्रिन जरूर देता है। उसने क्या किया कि 1917 में जो वुडरो विल्सन था उसने अपने वॉर ऑब्जेक्टिव को स्पष्ट किया कि हमारा वॉर ऑब्जेक्टिव है यूरोप में अस्थायी शांति स्थापित करना और संपूर्ण न्याय को स्थापित करना। तो उसने जो अपने 14 सूत्री कार्यक्रम जिसमें 14 महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे और उसमें एक कार्यक्रम था कि विजेता और पराजित दोनों पक्षों के साथ न्याय करना। तो फिर जर्मनी को कुछ उम्मीद, यही पहले तो जर्मनी डरा हुआ था कि हमें कोई करे कठोर दंड दे दिया जाएगा। तो जर्मनी को थोड़ी बहुत उम्मीद हुई कि शायद हमारे साथ भी व्यवहार होगा। तो जर्मनी ने पता किया और पता करने की कोशिश की इनफॉर्मली कि भाई पराजित पक्ष के साथ न्याय होगा मतलब हमारे साथ भी न्याय होगा क्या। तो विल्सन का तो था कि यहाँ बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सभी के साथ न्याय होगा। लेकिन जर्मन आर्मी खुद सरेंडर करना नहीं चाहती थी। तो जर्मन आर्मी ने क्या किया, सिविलियन गवर्नमेंट को सत्ता सुपुर्द करके वो चाहती थी कि सिविलियन गवर्नमेंट ही सरेंडर करे। इधर मित्र राष्ट्रों का भी स्टैंड बहुत ही क्लियर था, ये कहते थे हम आर्मी से बात नहीं करेंगे, हम सिविलियन गवर्नमेंट से बात करेंगे। 1918 में तो जर्मन नेताओं की बैठक एक वाइमर नामक स्थान पर हुई और वाइमर नामक स्थान पर उन्होंने एक नया संविधान बनाया। और वो नई संविधान में जर्मनी में पहली बार गणतंत्र का प्रावधान लाया गया जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी और वह गणतंत्र आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर काम करेगी, इलेक्शन के आधार पर काम होगा। और पहली बार वाइमर गणतंत्र, ध्यान रहे एक टर्म आपको बार बार मिलेगा, वाइमर गणतंत्र। जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना आप समझ सकते हो कितनी सुखद स्थिति है, इतने जद्दोजहद के बाद पहली बार जर्मनी में गणतंत्र आया और वही गणतंत्र वार्ता करने मित्र राष्ट्रों से पेरिस कॉन्फ्रेंस में गया। अब आप ही बताइए, वो जब आप वर्साई की संधि के प्रावधान देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इतने बड़े बड़े महान नेता, हालांकि इसमें वुडरो विल्सन का दोष नहीं था उतना क्योंकि वो तो बाहर से आया था और उसको वहाँ की बहुत रियलिटी को पता भी नहीं था। इसमें मुख्य भूमिका थी क्लीमेंसो की और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज की। क्योंकि अब देखो ब्रिटेन का क्या था कि पहले तो ब्रिटेन तो पहले से चिढ़ा बैठा था जर्मनी से, आपको याद होगा। और विशेषकर ब्रिटेन की जो जनता थी उसको विलियम कैसर के प्रति बड़ी तीव्र घृणा थी। तो उधर वो नारे दे रही थी जनता की कैसर को फांसी दो। और फ्रांस का जो प्रधानमंत्री क्लीमेंसो था, अब उसकी मन स्थिति देखिए। क्लीमेंसो को यह लगता था कि देखो ये तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जर्मनी एक सोया हुआ शैतान था जो पहले कई टुकड़ों में बटा हुआ था। इसका एकीकरण होना ही अपने आप में यूरोप के शक्ति संतुलन के लिए सबसे बड़ी घातक घटना है। एक समय था कि फ्रांस पूरे यूरोप में नायक हुआ करता था, उसकी हैसियत बड़ी थी, बड़ा आकार था। लेकिन जर्मनी के एकीकरण के बाद फ्रांस की हैसियत छोटी हुई और फिर फ्रांस अब तक जर्मनी से 2 बार आक्रमण का शिकार हो चुका है। एक बार 1870 में सेडान का युद्ध हारा है और क्लीमेंसो जो प्रधानमंत्री है वो 80 के एज में, 80 प्लस के एज में जा रहा है। वो सेडान का युद्ध भी देख चुका है 1870 का। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी देखा कि अगर अमेरिकी सेना नहीं रहती तो जर्मन सेना पेरिस को जीत चुकी है। अब क्लीमेंसो की चिंता है कि भाई कोई ऐसा प्रबंधन हो जिससे जर्मनी थोड़ा छोटा हो जाए और फ्रांस की स्थिति मजबूत हो जाए कि भविष्य में जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण कर सके और भविष्य में फ्रांस जर्मनी पर हावी हो। तो इसलिए अब वो जर्मनी में जो प्रबंध करने वाले थे वो प्रबंध कठोर प्रबंध। अब वुडरो विल्सन इस पूरी प्रक्रिया को रोक नहीं पाया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो लॉर्ड जॉर्ज है वो अपनी जनता के हाथों मजबूत था। तो अब आप देखेंगे जो वर्साई की संधि हुई वो अनजस्ट संधि थी, थोपी गई संधि थी और उसकी क्या क्या सीमाएं थी इस पर एक नजर आता है। पहले कि जर्मनी को यह वचन दिया गया था कि उसके साथ नरमी बरती जाएगी, लेकिन बाद में इस वचन को नजरअंदाज